में जीव विज्ञान का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें 4 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के। तो प्रश्न नंबर 1 का है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? पुमंग करता है, जायांग करता है, परागण गुणसूत्र करता है, या गुरु बीजाणुधानी करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पुमंग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 कक्षा है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है माँ के गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है पिता के लिंग गुणसूत्र से। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का ग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में, किसी में नहीं? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है इन दोनों में, चिकित्सा में भी होता है और कृषि में भी होता है। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घ है, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। शैवाल और जीवाणु है, शैवाल और कवक है, जीवाणु और कवक है, कवक और फंजाई है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों शैवाल और कवक है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, आपको उत्तर देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 का है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कुल 47 गुणसूत्र होते हैं, जबकि टर्नर सिंड्रोम में कुल 45 गुणसूत्र होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होते हैं, जबकि टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का खा है, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? तो नर जर्म कोशिकाएं मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं मेरे प्यारे बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो परागकण मात्र कोशिका एक द्विगुणित कोशिका होती है। क्या होती है? द्विगुणित कोशिका होती है, ध्यान रखिएगा, द्विगुणित 2n। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 का घा, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का अंगा है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने वाले पौधों को कहते हैं शोपोषी। क्या कहते हैं? शोपोषी। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, इसमें प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पक्षियों में लिंग निर्धारण ZW प्रकार का होता है, जिसमें नर ZZ यानी सम रूप और मादा ZW यानी विषम रूप होती है। मादा पक्षी जिसके पास भिन्न लिंग गुणसूत्र Z और W होते हैं, संतान के लिंग का निर्धारण करती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर खा है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है, इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रतिरक्षा शरीर की वह प्राकृतिक रक्षा प्रणाली है जो उसे बैक्टीरिया, वायरस, कैंसर, कोशिकाओं जैसे बाहरी आक्रमणकारियों और संक्रमणों से बचाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है घ नंबर, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? तो ये 2 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आर्किड और आम के पेड़ के बीच की पारस्परिक क्रिया को सहभोजिता कहते हैं, जिसमें आर्किड को लाभ मिलता है क्योंकि वह आम की शाखा पर उगकर प्रकाश और हवा से नमी प्राप्त करता है, जबकि आम के पेड़ को ना तो लाभ होता है और ना ही कोई हानि। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण दर्शाइए। तो जैविक अनुक्रिया का आरेखीय निरूपण किसी जीव या कोशिका द्वारा बाह्य उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसमें एक उत्तेजना को दर्शाने वाला एक तीर होता है जो एक संवेदी अंग, तंत्रिका तंत्र और फिर एक प्रतिक्रिया अंग तक जाता है जो एक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें आपको आरेखीय निरूपण करना है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर। लघु बीजाणुधानी में परागकण सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं, जबकि गुरु बीजाणुधानी में अंडाणु महाबीजाणु बनते हैं। इसके बाद है लघु बीजाणुधानी नर प्रजनन अंग का भाग होती है, जबकि गुरु बीजाणुधानी मादा प्रजनन अंग का भाग होती है। इसके बाद तीसरा, लघु बीजाणुधानी से परागकोश बनता है, जबकि गुरु बीजाणुधानी से बीजांड का निर्माण होता है। फिर अगला प्रश्न है, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। हमारे समाज में बेटियों के जन्म के लिए महिलाओं को दोषी ठहराना गलत है, क्योंकि शिशु का लिंग पुरुष के वायु गुणसूत्र और महिला के एक्स गुणसूत्र के संयोजन से तय होता है, और महिला के पास केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं। यह एक जैविक प्रक्रिया है जो पुरुष के शुक्राणु द्वारा निर्धारित होती है, ना कि महिला द्वारा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। एक संकर क्रॉस का उपयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रभावी प्रकट होता है, जबकि दूसरा लक्षण अप्रभावी छिप जाता है, क्योंकि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को ढक देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृत के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। डीएनए कुंडली की पूरक क्षार युग्मन की विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृत की अर्ध संरक्षी प्रक्रिया को कल्पित करने में सहयोग किया। डीएनए के दो रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिसमें एडेनिन हमेशा थायमिन और गुआनिन हमेशा साइटोनिन से जुड़ता है। प्रतिकृत के दौरान डीएनए के दोनों रज्जुक अलग हो जाते हैं और प्रत्येक रज्जुक नए डीएनए अणु का निर्माण के लिए एक सांचे के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार प्रत्येक नए डीएनए अणु में एक पुराना रज्जुक और एक नया संश्लेषित रज्जुक होता है, जिसे अर्ध संरक्षित प्रतिकृत कहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 5 का मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। 3 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद खा नंबर है, जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। तो जैविकी ने रोग जनकों की पहचान करने, उसके जीवन चक्र को समझने और संचरण के तरीकों की जानकारी देकर संक्रामक रोगों के नियंत्रण में सहायता की है, जिसके परिणाम स्वरूप टीके और एंटीबायोटिक दवाएं जैसे प्रभावी उपकरण विकसित हुए हैं, जिनसे चेचक, पोलियो और डिप्थीरिया जैसी बीमारियों को नियंत्रित किया जाता है या समाप्त किया जा सका है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं जो मिट्टी में प्राकृतिक रूप से आवश्यक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस जोड़ते हैं, पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं, मिट्टी की संरचना को सुधारते हैं और कार्बनिक पदार्थ बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, वैक्यूलोवायरिस क्या है। तो वैक्यूलोवायरिस रोगजनक होते हैं जो कीड़ों और अन्य आर्थ्रोपोडा जीवों पर हमला करते हैं। कुछ मानव वायरसों की तरह ये आमतौर पर बेहद छोटे होते हैं, ठीक है, और मुख्य रूप से दोहरे रज्जुक वाले डीएनए से बने होते हैं जो वायरस की स्थापना और प्रजनन के लिए आवश्यक जीनों को कोड करते हैं। इसके बाद है 6 का नंबर, क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पीसीआर और प्रतिबंधन एंजाइम। तो क्या होता है,
पीसीआर एक ऐसी प्रयोगशाला तकनीक है जो डीएनए के विशिष्ट खंडों को तेजी से और बड़ी संख्या में प्रतियां बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं। वही प्रतिबंध एंजाइम एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट पहचान स्थलों पर काटता है, जैसे कि यह डीएनए के लिए एक आणविक कैंची हो। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है? जैव प्रौद्योगिकी कृषि में फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता और कीट व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है, जिससे खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है। बीटी कपास और गोल्डन राइस जैसे उदाहरणों में जीन संशोधित फसलों के माध्यम से फसलों को कीटों और बीमारियों से लड़ने योग्य बनाया जाता है और पोषण मूल्य में वृद्धि की जाती है। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग सूखा सहिष्णु फसलों के विकास, पीड़कनाशी प्रतिरोधी पौधों के निर्माण और जैव नियंत्रण के लिए भी होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है ग नंबर, क्या कह रहा है? पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। पारजीवी जंतु से तात्पर्य ऐसे जंतुओं से है जिनके डीएनए में कोई बाहरी जीन डालकर उसे संशोधित किया जाता है, जिससे उसमें एक नया लक्षण दिखाई देता है। ऐसे जंतुओं के उदाहरणों में ट्रांसजेनिक चूहे, खरगोश और सुअर शामिल है, जिन्हें चिकित्सा अनुसंधान और रोगों के अध्ययन के लिए बनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। ठीक है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, बाह्योष्मी और अंतराश्मी। ठीक है, अंतराश्मी। तो चलिए देखते हैं इसको। शीत निष्क्रियता शीत ऋतु में कम तापमान से बचने के लिए होती है, जबकि ग्रीष्म निष्क्रियता ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और शुष्क परिस्थितियों से बचने के लिए होती है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं? 5 अंक का है। अथवा पुष्प पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद 8वां प्रश्न है, अनुवांशिक कूट क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है? चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं? इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अथवा किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति छद के मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।